दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिश्ते की जिसके अंदर प्यार बहुत है, लगाव बहुत है, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत है, रिगार्ड लेवल बहुत है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो उन रिश्तों में कई बार जो है तकरार, कई बार जो है गुस्सा, या कई बार ऐसी नौबत ला देती है कि घर बढ़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता, बच्चे, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये जो रिश्ता है वो है माता पिता और बच्चों का। लेकिन किस स्टेज में? विशेष तौर पे जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ये एक परंपरा बढ़ी है कि बच्चों को थोड़ा सा अपनी आज़ादी ज़्यादा चाहिए। वो इंडिपेंडेंट लाइफ ज़्यादा बिताना चाहते हैं। बहू नहीं चाहती कि सास उसके साथ रहे। बेटा भी कई जगह ये चाहता है कि उसको अपनी फैमिली के साथ रहने की इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिले। कई जगह पे देखा है कि बुजुर्ग जो है वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कई जगह तो ये देखा है कि लोगों के पास जो है इतने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कहीं हैं, बुजुर्ग कहीं हैं। कई जगह पे बड़ों के पास जो है कुछ साधन हैं अपनी जो है खाने पीने के लिए, या अपनी जो दिनचर्या में जो उनका खर्च होता है वो पूरा करने के लिए। लेकिन कई जगह तो ऐसा है कि उनके पास साधन भी नहीं है कि वो अपनी दवाओं का, अपने खाने के लिए, अपने रहन रहन सहन के लिए जो उनके ज़रूरी खर्च हैं वो उनको उनको पूरा कर सके। आज से 40-50 साल पहले अगर कोई व्यक्ति किसी वृद्ध आश्रम में रहता था तो ये समझा जाता था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके औलाद नहीं है, या कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए वो रह रहा है क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन आज अगर किसी वृद्ध आश्रम में जाकर आप बात करें तो आपके पास कम से कम जो है 50% वृद्ध ऐसे हैं जो वृद्ध आश्रम में इसलिए रह रहे हैं कि बच्चों के साथ उनकी वेवलेंथ नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मिलते, या वो खुद बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, या बच्चे उनको रखना नहीं चाहते। इस तरह से ये एक धारणा सी बनती जा रही है। भारतवर्ष एक अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, बड़ों को सम्मान देने के लिए एक आदर्श देश माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि आज हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक ऐसा परिवार जिसका एक नाम है या उस हिसाब से है, क्या वो जो है बिना किसी सोच के अपने बुजुर्ग को अलग कर सकता है या उनसे अलग रह सकता है। और ना ही उनको ये बताने में इतनी शर्म आती है कि हाँ यार, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहना नहीं चाहते इसलिए वो अलग रह रहे हैं। क्योंकि पहले इस बात को बहुत बड़ा एक अपमान माना जाता था परिवार का, कि लोग सोचते थे कि मेरी 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 जो है इसमें बहुत इंसल्ट है कि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग रहते हैं, या मैं उनको रखना नहीं चाहता, या मेरी पत्नी उनको रखना नहीं चाहती, या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन आज की तिथि में ये सब एक बड़ा आम सी बात हो गई है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारी जनरेशन है, जो जिसको आप कह सकते हो कि 40 से 50 या 55 या 60 साल के बीच के लोग हैं, विशेषकर ये जनरेशन जो है, इनके टाइम से एक बदलाव आया कि माता पिता को उतना सम्मान नहीं देना, उनकी फीलिंग्स को उतना नहीं समझना, उनकी भावनाओं को उतना नहीं समझना। क्योंकि माता पिता हमेशा से एक अपना हक समझते रहे हैं अपनी संतान पे,
और पहले तो एक्सपेक्टेशन लेवल लेवल इतना ज़्यादा था कि उनको ये लगता था कि बस हमारे अलावा इन पे किसी और का अधिकार नहीं, ना उनकी उसकी पत्नी का है, ना उनके बच्चों का है। वो सोचते थे कि पहला अधिकार हमारा है, उसके बाद जो है दूसरे अधिकार आते हैं। और वो एक्सपेक्ट भी करते थे कि हमने जो बोल दिया है पहले उसका पालन होना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ का होना चाहिए। और यहाँ तक होता था कि वो किसी के सामने उनको डांट भी देते थे, कह भी लेते थे, वो सब चीज़ें थी। और संतान भी ये समझती थी कि मेरे माता पिता हैं, उन्होंने बोल दिया तो वो उसको सहन करते थे। किसी के सामने भी वो बोल देते थे तो कोई ऐसे नहीं महसूस करता था, ठीक है बड़े हैं उन्होंने कह लिया, वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन ये जो जनरेशन है, यहाँ से डिटीरियोरेशन शुरू हुई जो आज 40 से 60 के बीच में है। और वो डिटीरियोरेशन आगे बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति में आ गई है जिसको हम विस्फोटक स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए, बैंकों ने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम चालू की। क्यों चालू की? क्योंकि बहुत सारे वृद्ध लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वृद्ध जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास जो है लिक्विड मनी नहीं है अपनी डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उनकी संतान जो है किसी की है नहीं, किसी के हैं तो वो अब्रोड हैं, वो उसका ध्यान नहीं देते, कहीं किसी के यहाँ भी रहते हैं तो भी वो एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है। और अल्टीमेटली उनको अपनी दिनचर्या के लिए, रोज़ जो उनका जीवन है उसको चलाने के लिए, उसके खर्च के लिए, अपनी दवाओं के खर्च के लिए, भोजन के खर्च के लिए उनको कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना है। और वो रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम में कि वो अपना मकान जो है बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, बैंक उसको जो है एक 15 साल 20 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी इस समय लाइफ कितनी है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बांध दे देते हैं कि हर महीने वो टोटल लिमिट इतनी हो गई, हर महीने वो उसको निकाल सकते हैं। और जब तक उनका लाइफ चल रहा है तब तक वो पैसा वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद वो पैसा जो है या तो उसके लीगल हेयर जो हैं वो दे देंगे या फिर उनकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया जाएगा। ये जो कंसेप्ट है जो बैंकों में आया, ये इसी चीज़ को देख के आया कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के साधन नहीं है। अब इसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमको दोनों तरफ से ये देखना पड़ेगा कि माँ बाप जो हैं उनका अपने बच्चों के प्रति जो है उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका प्यार का जो लेवल है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके बच्चों के लिए बोझ बन गया। और दूसरा, बच्चों के लिए भी ये है कि क्या वो माँ बाप को वास्तव में इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों, यही एक चर्चा जो है इस में हम करेंगे आज के इस सेशन में। सबसे पहले बात आती है आज बच्चों की जो एक स्टेज में हैं कि वो एक 30-35 साल या 25 साल से लेकर 40 साल की एज में हैं, उनका परिवार है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, पत्नी जो है, पति पत्नी दोनों बाहर नौकरी करने जाते हैं। तो ऐसे परिवार में जो है, जो परिवार का मुखिया है या पति पत्नी जो परिवार के अंदर हैं, उनके पास कितना समय बचता है, वो अपने बच्चों को कितनी देर अटेंड कर सकते हैं, उनका जो है सोशल सर्कल क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, और वो माँ बाप के लिए कितना समय दे सकते हैं। देखिए, आज का जो समय और पहले का समय में बहुत फ़र्क है। बच्चों के पास ज़्यादा काम नहीं होता था, वो कोई व्यापार करता था, कोई नौकरी करता था, कोई खेती बाड़ी करता था, तो वो सबके सब जो है उनके पास इतना समय होता था कि वो माँ बाप की देखभाल कर सकते थे, उनके साथ बैठ सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, उनको कहीं डॉक्टर वगैरह के पास ले जाना है तो वहाँ ले जा सकते थे, उनके पास समय होता था। लेकिन आज के टाइम में पति पत्नी इतने व्यस्त हैं कि उनका सुबह नौकरी पे जाना है, शाम को वापस आना है, शाम को आके उनको बच्चों की पढ़ाई का देखना है, अपने जो है बाकी जो है घर के काम भी पूरे करने हैं, और बाज़ार से कोई सामान लाना है वो भी लाना है। और वो सब करने के बावजूद उनके पास कितना समय बचता है कि वो अपने माता पिता को
के पास बैठकर थोड़ी देर बात कर सकें या उनकी समस्या को सुन सकें वो करें। कई लोग वास्तव में बहुत जेन्युइनली वो चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की के पास बैठें, उनकी बात सुनें, उनकी सेवा करें, लेकिन उनको समय का इतना अभाव रहता है या वो अपने परिवार के मामलों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि कहीं ना कहीं जितना समय उनको अपने पेरेंट्स को देना चाहिए उतना समय वो नहीं दे पाते। वो किसी न किसी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए भी कोशिश करते हैं कि मेरी ये मजबूरी है, मैं चाहता हूँ फिर भी नहीं कर पाता। लेकिन क्या ऐसे लोग जो हैं उनके पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि उनकी ये मजबूरी है या उनका ऐसा एक रूटीन चल रहा है? और आजकल सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों की पढ़ाई। और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ एक उससे भी बड़ा इशू जो भारतीय समाज के अंदर आ गया है, उनकी सिक्योरिटी। अब ये सारी चीज़ें भी एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा बर्डन है कि वो इस चीज़ के लिए भी वो ध्यान दें कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हर साल उनको एडमिशन कराने हैं, इन बिटवीन ट्यूशन्स, बच्चा जा रहा है आ रहा है, उसके लिए जो आने जाने के साधन है उसका मुहैया कराना है। इसके साथ साथ जो है ये ध्यान रखना कि बच्चा ठीक ट्रैक पे जा रहा है, वो पढ़ने जा रहा है, जाता है या नहीं जाता है, या किन लोगों के साथ उठता बैठता है, या उसकी पढ़ाई के अंदर परफॉर्मेंस क्या है। ये सब चीज़ें आज के पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो कंपटीशन कल्चर आ गई उसमें भी ये हो गया कि बच्चे भी सुबह से लेकर शाम तक बिजी हैं। सुबह बच्चे 5 बजे ट्यूशन पढ़ने निकलते हैं और रात को 11 बजे आखिरी ट्यूशन पढ़ के वापस आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और पेरेंट्स जो है अगर उनको भी अटेंड नहीं करेंगे और इसके साथ साथ जो है अपनी जो दिनचर्या है उस पर भी पूरा ध्यान नहीं देंगे, शाम को थके आ रहे घर पे आए, उनको अपने ये जो दैनिक कार्य हैं वो भी करने हैं, तो इसके लिए क्या वो कितना समय निकाल पाते हैं कि वो अपने माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठें, बात करें, आएँ जाएं। तो एक तो सबसे बड़ा ये हो गया कि आज का व्यक्ति जो है बहुत व्यस्त हो गया, और व्यस्तता के कारण भी उसके पास समय ही नहीं बचता कि वो ज़्यादा उनको टाइम दे सके, बात कर सके। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को अटेंड कर सकता है, अगर वो अपने बच्चों को अटेंड कर सकता है, या पत्नी अपने पति को अटेंड कर सकती है, पत्नी जो है अपने बच्चों को अटेंड कर सकती है, तो वो माता पिता भी एक परिवार के एक सदस्य हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय उनको दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप समय ज़्यादा ना दो, लेकिन उनको सम्मान दो। अगर आप उनको सम्मान दे देते हो, समय नहीं देते, तो भी शायद वो इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन क्या है कि कई बार हम अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है उसकी वजह से, अपने मूड की वजह से, अपने शारीरिक थकान की वजह से, कई बार हम जो है उनको ऐसा व्यवहार उनके साथ कर जाते हैं कि जो उनको कचोटता रहता है कि मेरे बच्चे आज ये बात कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरा बच्चा मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा बच्चा जो है मेरी बात नहीं सुनता है। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में आ जाती हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि पेरेंट्स के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, और क्या हम अपने पेरेंट्स को उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्या हम उनको उतना प्यार, सम्मान, उनकी उतनी देखभाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मजबूरियां अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माता पिता को हमको ही देखना है। उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमारे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया हमको। आज के दिन जो व्यक्ति है उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ बढ़ गया, आय बढ़ गई, हम लोगों के पास साधन है, आज हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमें पढ़ाया, जब उन्होंने हमारा लालन पालन किया, हमको बड़ा किया, उनके पास साधन भी नहीं थे। आज बच्चे क्या हैं, 2 बच्चे होते हैं, एट दी मोस्ट 3 हो गए, या एक ही बच्चा होता है। लेकिन पहले क्या था, 5-6 बच्चे भी होते थे। अब उन 6 बच्चों को उन्होंने पाला, हमको अपने 1 या 2 या 3 बच्चों को पालना है, दोनों में फ़र्क देखिए। और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें पढ़ाया, इस स्थिति में लेकर आए।
खुद वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि यस, मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने के बाद उसको कोई काम बना के देना है, अगर उसको जॉब नहीं मिली है, तो उन्होंने उसका बिजनेस सेट करने में, उसका काम सेट करने में भी उसको पूरी मदद की। सब तरह से उन्होंने उसको सहयोग दिया कि हमारा बच्चा जो है वो सेटल हो जाए। अगर वो इतना सेक्रीफाइस हमारे लिए कर रहे हैं, तो इतने सेक्रीफाइस के बाद क्या वो ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि कम से कम हम उनको प्रॉपर सम्मान तो दें? हमारे एक मित्र हैं, एक बार उनके घर हम गए, तो उन्होंने क्या किया, एक कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो जब गए तो उनसे पूछा, भाई क्या बात, ये दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? एक रूटीन में कहता कोई बात नहीं, चलो। थोड़ी देर बैठे, चाय पी रहे थे, इतने में ठक ठक हुई दरवाजे पे थोड़ी सी। वो व्यक्ति चुपचाप गए वहाँ, उन्होंने दरवाज़ा खोला, कुछ बात की, फिर वापस आ गए। तो फिर उत्सुकतावश पूछ लिया, भाई क्या हुआ? कहते यार माँ आई है, वो अंदर हैं, ऐसे उनका रहन सहन है, ऐसा है, ये वो है, मुझे यार शर्म आती है उनको किसी से इंट्रोड्यूस कराने में। चलो, उनको हमने कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ सिंपल बात की कि पेरेंट्स ही होते हैं यार, ऐसा क्या। लेकिन बड़ा दुख हुआ जब घर पे आए तो ये सोचकर कि आज उसको अपनी माँ को किसी को इंट्रोड्यूस कराने में, किसी से बात कराने में शर्म आती है। दोस्तों, आज हम जो कुछ हैं, हम अपने माँ बाप की वजह से। हम सुंदर हैं, इसलिए सुंदर हैं कि हमारे माँ या बाप, उनके अंदर जो जीन्स थे, वो सुंदरता उन जीन्स के थ्रू हमारे पास आ गई। हम इंटेलिजेंट हैं, तो वो भी जीन्स के थ्रू हमारे पास इंटेलिजेंस आई, जैसे जितनी इंटेलिजेंस उसमें थी, उन्होंने हमें पास ऑन कर दी। हमारे अंदर कई सारी चीज़ें हम सब ने ये चीज़ महसूस की होती है कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे माता या पिता जैसी होती हैं एग्जैक्टली। हमारे कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली हमारे पिता या माता जैसे होते हैं। तो जो कुछ आज हम हैं, उन्हीं की देन है, चाहे वो हम शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से हैं, या आज हम पढ़े लिखे हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हम शिक्षा के बेस पे, अपनी सर्विस के बेस पे, वो उनकी वजह से है। समाज के अंदर अगर हम सेटल्ड हैं, तो उन्होंने हमें सेटल होने में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा त्याग है। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास उनकी वजह से हैं, तो हम फिर भी अगर उनका सम्मान नहीं करते, और आज मुझे अपनी माँ को किसी को इंट्रोड्यूस कराने में, किसी को मिलवाने में अगर शर्म आ रही है, तो मुझे बेटा होने पे क्या होना चाहिए? ऐसा बेटा होना ही नहीं चाहिए कि जिसको अपनी माँ को किसी को मिलवाने में शर्म आती है। दोस्तों, ये हमेशा से रहा है कि उनका जो रहन सहन एक पीढ़ी का होता है, दूसरी पीढ़ी से बदल जाता है। आज जो हमारी पीढ़ी है, जो आज हम 40, 50, 60 साल के हैं, जिनके बच्चे आज बड़े हो गए, कॉलेज स्टेज में आ गए, किसी के पढ़ चुके हैं, किसी के पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, या अभी शादी हो रही है, जो हमारे माता पिता की ड्रेसेस थी वो आज हमारी नहीं है। और आज हमारे बच्चे जो पहन रहे हैं, इतने एडवांस स्टेज, टोटल कंट्री वेस्टर्नाइज हो गया, क्या हम पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब है हमें भी इंट्रोड्यूस कराने में हमारे बच्चों को शर्म आएगी। सीधी सी बात है कि जो बच्चे देख रहे हैं घर के अंदर छोटे, कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं, सिमिलरली वही देंगे हमको, वही मिलना है सबको। हम सब ने वो स्टोरी सुनी हुई है वुडन बॉल की, बहुत बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। इसको मैं बड़े थोड़े से शब्दों में दोबारा कहना चाहूँगा कि एक परिवार के अंदर एक परिवार था, मतलब माता पिता और एक उनका बच्चा था, बेटा था, और एक उनके अंदर एक वृद्ध थे जो दादाजी थे। तो जैसे ही खाना बनता, सारा परिवार जो है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाता, और दादाजी को एक लकड़ी के कटोरे के अंदर वो चीज़ डाल के दे दी जाती थी,
और उनको कहा जाता था कि वहाँ बैठ के खा लो। वो बच्चा जो छोटा है वो रोज़ ऑब्जर्व करता था कि दादाजी को उस कटोरे में खाना दिया जाता है। उसको नहीं पता कि दोनों में फ़र्क क्या है। उसको लगता है कि शायद ऐसे ही होगा। तो कुछ दिन पड़े, जब माँ घर पे आई तो उन्होंने देखा वो बच्चा एक लकड़ी का एक वो कुछ टुकड़ा लेके और उसको चाकू से खुरच रहा है। तो माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं। माँ ने दोबारा पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? कहता है इसको खोखला कर रहा हूँ। कहता है क्यों कर रहे हो? कहता है इसको जो है मैं कटोरा बना रहा हूँ। उसकी माँ को गुस्सा आया कि तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे बर्तन घर में पड़े हैं, तुम कटोरा क्यों बना रहे हो? तो वो कहता है मुझे आज के लिए ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ज़रूरत है कि जब पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तो मैं आपको खाना किस में दिया करूँगा। तो आप लोगों के लिए मैं वो लकड़ी का कटोरा तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको खाना दिया जाएगा। अब इस स्टोरी का अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो क्या है कि एक छोटा बच्चा जो कुछ भी घर में देखता है वो उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि उसके पिता उसके दादा को सम्मान पूर्वक प्यार से उनसे बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको किसी सेवा की ज़रूरत है वो सेवा करते हैं, उनके लिए दवा दारू का अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ी देर बैठकर उनसे हालचाल पूछते हैं, तो उसको भी लगेगा कि हाँ ऐसा होता है परिवार के अंदर। और वो वही उसकी ग्रूमिंग जैसे होगी वैसे ही वो आगे जाके करेगा। एंड ही विल बी ग्रूम्ड लाइक दिस। ही विल अंडरस्टैंड दैट यस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली टू टॉक टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। उनसे बात करें, वो सीखेगा। और जब वो देखता है कि घर में ऐसा हो रहा है कि अलग बिठा के उनको खाना खिलाया जा रहा है, और जब वो कोई बात करते हैं तो उनको कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे जो है वो उसी को सीखता है और उसको सीखते हुए ही वो आगे चलता है। तो दोस्तों ये कल्चर जो है वो फैमिली कल्चर कहलाती है और हर परिवार की ये कल्चर अलग अलग है। कई परिवारों में इतना ज़्यादा सम्मान है बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, कि उनका ऑर्डर जो है भगवान का ऑर्डर माना जाता है। और बच्चे ऐसे भागते रहते हैं कि पिता ने ये बोला है तो अभी करना ही है कम वक्त में, चाहे वो चिल्ड्रन है चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन है, सब उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कई परिवारों के अंदर ऐसा हो गया कि माँ बाप आज जो है वो उनकी एक इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है कि बच्चों के पास जैसे सुविधाजनक टाइम होगा वो उसी हिसाब से बच्चों के पास जा सकते हैं। मान लो उनके 3 बच्चे हैं जिनके पास वो जा सकते हैं, तो हर बच्चा ये सोचेगा कि जब यार बच्चों की छुट्टियां हो जाएं मैं तब बुलाऊं उनको, अगर उनको बुलाना ही है तो तब बुलाऊं। मेरा ये है, हर एक को अपनी अपनी एडजस्टमेंट देखनी है। और या फिर क्या होगा, वो तब बुलाएगा जब उनको कहीं बाहर जाना है तो बच्चों के पास कोई है नहीं, या तब बुला लेगा बीवी बीमार है तो कह देगा कि माँ आ जाए, बीवी बीमार है थोड़ी सी वो हेल्प कर देगी। तो क्या हम माँ बाप को उनकी सेवा कर रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए? मैं चंडीगढ़ में एक ब्रांच में काम करता था, तो हमारे पास एक महिला जो कि विडो थी वो आती थी, और हम उनको, क्योंकि शी वॉज एन एज्ड लेडी, हम उनको आंटी जी बुलाते थे। एंड शी यूज टू कम आफ्टर 10-15 डेज, और अच्छा उनका रहन सहन और अकाउंट भी अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। तो एक बार वो आई तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को अकाउंट बंद करने हैं सारे। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो कहते नहीं मेरा बेटा यूएस में रहता है और मैं उनके पास ही जा रही हूँ, यहाँ से मैंने मकान भी बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टी भी, और वहीं सेटल होंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने कहा कि ज़रूर आप बच्चों के पास जाइए। तो वो चली गई। लगभग 9 या 10 महीने के बाद जब वो दोबारा बैंक में आई तो कहती मुझको, अगेन शी केम टू मी, कि बेटा मुझको खाता खोलना है। और उनकी हालत देख के, उनकी शक्ल देख के मैं हैरान हो गया
कि वो कम से कम उन्होंने 10 किलो अपना वेट लूज़ किया, चेहरे पे ज़बरदस्त झुर्रियाँ, और एकदम बुरा हाल, ऐसे लगता था नहीं था कि वो 8-9 महीने पहले वैसी थी, जैसे वो ज़बरदस्त बीमार रही हूँ। तो उनसे पूछा, आंटी जी क्या हुआ, आप तो फ़ौरन गए थे वहाँ अपने बच्चों के पास, क्या बात, वहाँ बीमार हो गए या क्या हुआ? तो कहते हैं बेटा कोई बीमार नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, बस उनको एक नौकरानी चाहिए थी। नौकरानी वहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं, तो उन्होंने सोचा माँ को बुला लें। मैं यहाँ से बड़े चाव से गई थी कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊँगी। मैंने अपना जो प्रॉपर्टी वगैरह बेची थी, जितने अकाउंट थे, वो पैसे वैसे भी उनको दे दिए मैंने सब। और वहाँ जाकर क्या हुआ कि मैं सिर्फ दिन भर जो है सुबह से लेकर रात तक मेड सर्वेंट्स की तरह काम करती थी, और उसके बावजूद भी अगर मैं उनको कुछ बोलती थी, कुछ बात करती थी, तो उनको बात करना ही मेरे से अच्छा नहीं लगता था। और शायद धीरे 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 ऐसा हो गया कि हमारा कम्युनिकेशन ही एकदम टूट गया, कि जैसे एक मेड सर्वेंट घर में आती है, वो काम करती है, चुपचाप काम करती रहती है, मालिक लोग क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो मेरा वो हाल था। अगर मैंने कोई चीज़ इधर से उधर रख दी जो उनकी पसंद की जगह नहीं थी, तो उसके लिए मुझे क्या क्या सुनना पड़ता था। तो अल्टीमेटली मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, चाहे मुझे यहाँ पे खाने को कुछ हो या ना हो, कम से कम जितने साल जीना है मैं चैन से तो जीऊँगी। अब देखिए, ये स्थिति कर दी हमने अपनी माता की, अपनी माँ की, जिसने हमको पैदा किया, जिसने जो है इतने कष्ट सहन करके हमको बड़ा किया। देखिए माँ की क्या स्थिति होती है, बच्चा छोटा होता है, वो बिस्तर गीला कर देता है, तो वो क्या करेगी, जहाँ वो सूखी जगह खुद सोई होती है वहाँ बच्चे को सुला देगी और गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी। खाना वो खुद खाएगी या नहीं खाएगी, बच्चे को ज़रूर खिलाएगी। कपड़ा वो उसके पास प्रॉपर मौसम के हिसाब से पहनने को है या नहीं, लेकिन बच्चे को वो पूरा तरीके से रखेगी, उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखेगी, उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और शादी होते ही आज की जो कल्चर है, देखिए, क्योंकि कई लड़कियां अपने माँ बाप से इतने सद्गुण लेके आती हैं कि घर आती हैं, जब वो शादी के बाद पति के घर आती हैं, तो उसके लिए उसके सास ससुर, उसकी माँ और पिता जैसे होते हैं, और वो उसको उनका उतना ही सम्मान करती है, उसी तरह से ही वो घर में रहते हैं। तो आज ये भी है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए तो उनके अंदर ये संस्कार आ गए। लेकिन आप ये देखिए, ज़्यादातर केसेस में क्या है कि लड़की शादी होके आई तो उसके बाद उसको ये लगता है कि बस पति का सिर्फ मेरा अधिकार है इस पर, परिवार का कोई उस पर लियन नहीं है, और जो मैं चाहूँ, जो मैं कहूँ उसको ये वो करना है, और जो वो कमा के लाता है वो सिर्फ हमारे लिए या मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए है, माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज की कल्चर में आ गई। दोस्तों, अगर हम ये देखें और ये महसूस करें कि हमारे बुजुर्गों की आज की स्थिति क्या हो गई है, हैरानी होगी। मेरा एक दोस्त है, उनका मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पे उनके पास मैं एक दिन मिलने चला गया, तो वहाँ बैठे थे, तो एक बुजुर्ग दवा लेने आए। तो जब उन्होंने दवा दे दी उनको, तो वो कहते हैं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर दे दूँगा। तो वो जो मित्र हैं हमारे, वो कहने लगे कि आपके पहले भी पैसे रहते हैं तो आप पैसे दे दीजिए। उसने कहा बेटा मेरे पास अभी है नहीं, जब होंगे मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। खैर वो चले गए। तो बाद में मैंने अपने मित्र से पूछा कि ये संपन्न लग रहे थे देखने में भी, और क्या है इनका? कहता है इनके 3 बेटे हैं और तीनों की इनकम जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, लेकिन उनमें से कोई भी इनको ना कोई पैसा देता, ना ही इनका ध्यान रखता, ना ही कोई वो उनको अपने पास रखना चाहता। मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या इसीलिए ये बच्चे पैदा किए थे, इसीलिए उन्होंने उनको इतना त्याग करके पाला पोसा, उस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि बच्चे उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनको खाने पीने के लिए पैसा देना पसंद नहीं करते, उनको अपने पास रखना पसंद नहीं करते। तो क्या हो रहा है हमारे
इस समाज का। हमारे साथ एक मित्र और भी बैठे थे, हम 3 लोग थे उस समय। तो हमने एक बात की कि यार आप ये बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि जेन्युइनली उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो जो है कुछ मेडिसिन वगैरह कोई चीज़ जो है वो खरीद सकें। तो उन्होंने कहा 5-7 लोगों को मैं जानता हूँ। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया कि वी विल आइडेंटिफाई सम सच कपल्स और सच एल्डरली पीपल जिनके पास वास्तव में साधन नहीं है। साधन नहीं है का मतलब है कि या उनकी संतान उनका ध्यान नहीं रखती, या संतान के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, या उनका खुद का भी पेंशन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है और वो दवा खरीदने में भी असमर्थ है। तो वो आइडेंटिफाई करके उन्होंने 12 या 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो उनसे दवा लेने आते थे। तो उनको ये हमने डिसाइड किया कि हेंसफोर्थ उनको जितनी दवाएं होंगी वो आप फ्री देंगे और अपन तीनों लोग मिलके उसको बांट लिया करेंगे, कितना पैसा आएगा, और 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद जब भी मौका मिलेगा उसको कर लिया करेंगे। और दोस्तों आप हैरान होंगे कि वो खर्चा जो है इंडियन रुपये में कभी भी हमारा 300-400 रुपये महीना से ऊपर नहीं आया पर हेड उन 14 बुजुर्गों के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उनके बच्चे उनको इतनी भी सपोर्ट कर देते तो कम से कम वो दवा दारू के लिए किसी के मोहताज तो नहीं होते। आज का जो सिस्टम हो गया है, हम पूजा पाठ की तरफ बहुत ध्यान देने लगे, लेकिन जितना पूजा पाठ है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है स्वार्थ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, डर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ना कि वास्तविक रूप से जो है वो पूजा करने के लिए किया जाता है। अब हिंदुस्तान के अंदर एक कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनको कहते हैं कि श्राद्ध, कनागत या ऐसा कुछ बोलते हैं। और उन दिनों क्या होता है, सब लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में वो अच्छा खाना बनाया जाता है और वो जो है गरीब लोगों को खिलाया जाता है या ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ऐसा किया जाता है। और उसके पीछे थ्योरी है कि हमारे पितृ मीन्स वो जो डेथ के बाद जो है वो प्रेत की शेप में हो गए, या पितृ वो जो हैं वो आते हैं इन दिनों और वो आके देखते हैं कि मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कर रहे होते हैं तो कई बार जो है कोई अनिष्ट भी हो जाता है। दोस्तों हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो अलग है। शास्त्र कब बने थे? जब सतयुग था, जब वास्तव में पिता और पुत्र का रिश्ता पिता और पुत्र जैसा ही होता था। और पुत्र जो है वो जब तक पिता जिंदा है हर पल हर मोमेंट उसका एक परम कर्तव्य होता था कि उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना। शास्त्र तब बने थे। लेकिन आज जो है हम शास्त्रों की अच्छी बातें भूल गए, सिर्फ श्राद्ध करने याद रख लिया हमने। क्यों याद रखे? क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं नहीं करेंगे तो कोई अनिष्ट हो जाएगा। अरे अगर हमने माँ बाप की सेवा उनके जीते हुए कर ली होती तो शायद ये श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थ्योरीज कहते हैं कि ये थ्योरी है, वो थ्योरी है। मैं उस थ्योरी को कहीं भी नकार नहीं रहा कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल लॉजिकल लिखा हुआ है, सब बात मैं मानता हूँ। लेकिन आज के युग में वो एप्लीकेबल है या नहीं है? श्राद्ध करने का अधिकार उस बेटे को है जिस बेटे ने अपने जिंदा माता पिता का भी उसी प्यार और सम्मान से ध्यान रखा हो, वैसी सेवा की हो जो वो आज श्राद्ध करके कर रहा है। चीते को तो खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, दर दर की ठोकरें खाते रहे, और आज वो उनके लिए श्राद्ध कर रहा है। तो ऐसे श्राद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। और वो श्राद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि उनके लिए कुछ कर रहा है, उनके निमित्त कुछ कर रहा है। वो तो इसलिए ये कर रहा है कि उसके साथ कोई अनिष्ट ना हो जाए।
आज बाकी भी पूजा पाठ क्या है, सारी चीज़ें आप देखिए स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, डर के साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखिए हम हर रोज़ सड़क पर जाते हैं दफ्तर जाने के लिए, घूमने के लिए। बाकी 6 दिन भी होते हैं, कोई भिखारी आ गया तो उसको डांट के दुत्कार के पीछे हटा देते हैं। शनिवार के दिन वो इतने मोटे मोटे वो काले काले पंडित या दूसरे लोग जो हैं, जो शनिचरी पंडित अपने आप को कहते हैं, या आज तो हर आदमी जो है वो बन गया कि शनिवार को एक वो कमंडल के अंदर एक मूर्ति रखी शनिदेव की, उसमें थोड़ा तेल डाला और सड़क पर इधर उधर घरों में पहुंच गए कि हाँ जी इसमें तेल डालिए, इसमें पैसे डालिए, और हम उनको बुला बुला के अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ बुला के वो देते हैं। क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए कि शनि देवता अगर रुष्ट हो गए तो कोई नुकसान हो सकता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, शनि का प्रकोप आ जाएगा तो हमारे नौकरी चली जाएगी, हमारे घर में अशांति हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या ये पूजा वास्तव में पूजा है? क्या ये हमारा स्वार्थ नहीं है? क्या हम पूजा भी स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं, दान पुण्य भी स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं, और जो काम स्वार्थ की भावना से किया जा रहा है क्या उसका कोई फल मिलेगा? या कहते हैं दान उसको दो जो दान का पात्र हो, जो दान के काबिल हो। हम जिन लोगों को बुला बुला के पैसे डाल रहे हैं, क्या वो वास्तव में उस दान के काबिल हैं? ये भी नहीं देखते। हमको तो यही देखना है शनिवार को तेल के अंदर पैसा डालना ही डालना है। ये सब क्या है? मैं तो ये मानता हूं कि आज के समय में ये सारी चीज़ें एक खोखलेपन से अलग कुछ नहीं है। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को भी धोखा दे रहे हैं, और इस समाज को भी धोखा दे रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन जिसने वास्तव में सेवा की, आज वो अगर श्राद्ध करता है तो उसको और अच्छा फल मिलने की वो कामना कर सकता है, इच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, हर चीज़ को लॉजिक के साथ जोड़ो, ना कि इसके साथ जोड़ो कि मेरा इससे क्या लिंक है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और देखिए, माता पिता हर समय अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अब हम घर में जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो किसी ब्राह्मण विद्वान किसी को बुलाते हैं, और जब वो पूजा पाठ करवा लेते हैं तो उसके बाद उस ब्राह्मण उन विद्वान को हम कपड़े भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, दान दक्षिणा जिसको बोलते हैं, फल भी देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो जो विद्वान व्यक्ति थे, वो जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे लिए दुआ की, प्रभु से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना की कि ये जो मेरे जजमान हैं, ये जो लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, इनकी हर कामना को पूरा करो। वो हमारे लिए प्रार्थना करें। अब जिस व्यक्ति ने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमारे लिए प्रार्थना की, उनको हम कपड़े भी दे रहे हैं, उनको हम जो है पैसे भी दे रहे हैं, उनको हम जो फल भी दे रहे हैं, उनके पाँव भी छू रहे हैं, उनको श्रद्धा से नमन भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ दुआ मांगी। और वो माता पिता या वो माँ जो 24 घंटे ये सोचती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, खुद चाहे वो कितने भी कष्ट में हो, उसको एक ही चीज़ रहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें। आप एक 80 साल की वृद्धा के पास जाइए और उससे बात करिए कि माँ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो तुम? वो एक ही बात कहेगी कि बेटा एक ही चीज़ चाहती हूँ, मेरे बच्चे सुखी रहें। हर समय माँ या पिता वो यही दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें। जो 24 घंटे दुआ कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उनको उतना सम्मान दे रहे हैं? उनकी बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। अरे मेरे पास समय नहीं भी है, अगर मैं 5 मिनट जाके उनके पास बैठ के पूरे दिन में जब मैं काम से वापस आता हूँ कि माँ ठीक हो, पिताजी ठीक हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपने दवा दारू प्रॉपरली ले रहे हो या नहीं ले रहे, अगर मैं 5 मिनट उनको दे देता हूँ तो शायद उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और उनको दवा से इतनी ज़्यादा आराम नहीं मिलता जितना बच्चा उनके पास बैठ के जो है उनको सुख देता है। और अपने बच्चों को भी समझाइए
कि बेटा अपने दादा दादी के पास बैठा करो, अपने नाना नानी के पास बैठा करो, उनसे बात किया करो और उनको थोड़ा सा समय दिया करो। बच्चे धीरे धीरे वो चीज़ सीखेंगे तो वो आपको भी समय देंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाख मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम बुजुर्गों को, अपने बड़ों को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं कुछ माता पिता के बारे में भी उनसे बात करने के लिए कि उनको भी कुछ चीज़ें, अपने कुछ नियम, कुछ अपनी सोच, उनमें परिवर्तन लाने पड़ेंगे। देखिए, जो पहले एक्सपेक्टेशंस होती थी जनरेशन्स पहले, वो तब होती थी जब बच्चों के पास समय भी बहुत होता था। बहुत बड़ी बड़ी फैमिली जो है वो यूनाइटेड होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी कि परिवार में 20-30 सदस्य होते थे, एक नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं आया तीसरा उनकी लुक आफ्टर कर लेता था। आज परिवार छोटे छोटे हैं, एक ही व्यक्ति है, उसको अपना जो है आजीविका के लिए भी जाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है, उनके लिए संसाधन भी करने हैं, उनके स्कूल कॉलेज जाके उनको हेल्प करनी है। आज बच्चे रोज़ कोई कंपटीशन है, कोई टेस्ट है, माता पिता उनको लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी करनी है, पत्नी का भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद उसके पास अगर समय है ही नहीं तो वो बेचारा भी क्या करे। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसके पास कितना समय है। इसके साथ साथ जो है उनको हर चीज़ के अंदर इंटरफियर करना नहीं चाहिए, क्योंकि आज सोच में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ थिंग्स, कि जो लोग धीरे धीरे अपडेटेड हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, जो अपडेट नहीं होते हैं उन चीज़ों को नहीं समझते। और माता पिता हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो अपना रोल ज़रूर दिखा देते हैं, जो कि कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता और एक कन्फ्लिक्ट का एक कारण बनता है। इसलिए माता पिता को ये सोचना चाहिए कि जहाँ उनको ज़रूरत हो वहाँ वो अपनी सलाह दें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वो बिल्कुल उस चीज़ के अंदर इंटरफियर नहीं करें, दखल नहीं दें। घर के अंदर आप आराम से रहिए, कोई एक जगह जो आपको है आपके बैठने उठने की, वहाँ पे बैठिए, बार बार इधर उधर मत जाइए, जितना ज़रूरी है उतनी मूवमेंट करिए। बच्चों को भी बड़ा आराम से रहने दो, आप उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए। घर के अंदर बातचीत करना, उठना बैठना, इसका एक सिस्टम है, तो वो आज के सिस्टम के हिसाब से धीरे धीरे उनको अपने आप को ढालना चाहिए। बच्चों के कोई मित्र आते हैं, बच्चों का कोई दूसरा परिवार जो मिलने वाला आता है, अगर बच्चे उनको कहते हैं वहाँ आने को तो आएँ, अगर वो ये कहते हैं कि वो उनको नहीं बुलाते तो कभी भी अपने आप उठ के उनके पास मत जाएं। और इसके साथ साथ जो है कोई भी वार्तालाप हो रही है, कोई भी चर्चा हो रही है, उस चर्चा के अंदर बिना मतलब से अपनी बातचीत को मत डालें। लगता है कि कोई चीज़ उनके बताने लायक है वो ज़रूर बताएं, लेकिन अपने आप को हर चीज़ के अंदर एंटेंगल ना करें। सुबह शाम अपना एक रूटीन बनाइए, सैर पे जाइए, एक्सरसाइज करिए। अगर ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बच्चों को कम से कम डिस्टर्ब करिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करिए कि जिससे बच्चे इरिटेट हो जाएं, या ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करिए जो उनकी बियॉन्ड रीच है। और पर्टिकुलरली जो रिलेटिव्स हैं, पर्टिकुलरली लड़कियां, बहनें, उनके मामले में वो भाइयों को और बहनों को आपस में से जो है डील करने दो, बिना मतलब से किसी एक की फेवर मत लो। अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे आपके लिए बराबर हैं। कहीं थोड़ा बहुत कुछ समझाना है आप समझा लीजिए, लेकिन उन भाइयों को आपस में निपटने दो, आपस में संबंध रखने दो। किसी एक की फेवर करने के लिए आप दूसरे को डाउनग्रेड मत करिए, दूसरे को कुछ मत कहिए। हाँ, जब वो आपको वास्तव में आपकी ज़रूरत है कि आपकी इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपकी सलाह की ज़रूरत है, आप ज़रूर सलाह दीजिए। और बिना मतलब से अपने आप जो है अपने आप को ऐसा भी प्रूव मत करिए कि हर आदमी का ध्यान आपके ऊपर ही जाए। इसलिए एक नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश करो। बच्चों की आप किसी चीज़ में मदद कर सकते हो तो मदद ज़रूर कीजिए।
बाहर के काम में, घर के काम में, कुछ पढ़ाई के काम में, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने के काम में, किसी भी चीज़ में आप मदद कर सकते हो तो उनकी मदद ज़रूर करें और अनकंडीशनल मदद कीजिए, बिना एक्सपेक्टेशन के मदद कीजिए, तभी ये लाइफ सही चल पाएगा। बच्चों से भी यही अनुरोध है कि माता पिता एक अनमोल निधि हैं, उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनकी जो दुआ होती है वो बहुत काम करती है, इसलिए वो उनको इग्नोर मत करें, उनका पूरा ध्यान रखें, उनकी पूरी सेवा करें। और वही ऑन द अदर साइड पेरेंट्स से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि वो बच्चों को, उनकी जो फैमिली है, उनका जो आगे परिवार है, उनको प्रॉपरली उनकी देख रेख करने में पूरी मदद करें, उनको कंफर्टेबल रखें ताकि वो भी उनको आगे कंफर्टेबल रख सकें। बस यही एक हमारी चर्चा का एक मेन उद्देश्य था कि बच्चे और माता पिता अपना अपना कर्तव्य समझें, ये समझें कि परिवार को हमने प्रॉपरली कैसे चलाना है, घर में सुख शांति कैसे रखनी है, घर के अंदर एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, वो सब करें। हाँ, एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन कुछ साल पहले तक आज भी कुछ फैमिलीज़ के अंदर बेटी और बहू में बहुत फ़र्क समझा जाता है। बेटी जो मर्जी करे माँ बाप उसको परमिट कर देते हैं। बहू के लिए बहुत बड़ा जो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सुबह उठ के जो है माँ बाप वो माता पिता के, सास ससुर के, उनके पाँव छूने हैं, उसके बाद उनको पहले खाना खिलाना है, उनको पहले चाय देनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक इरिटेशन का लेवल लाती है। जिस दिन आप अपनी बहू को बेटी समझेंगे, जो कंफर्ट आप अपनी बेटी को दे सकते हैं वो कंफर्ट आप अपनी बहू को देंगे। जितनी बात आप अपनी बेटी की मानते हैं उतनी बात जो है अपनी बहू की मानेंगे। जितना जितना अधिकार आप अपनी बेटी पे समझते हो उतना ही अधिकार अपनी बहू पे समझेंगे। और जिस दिन आपने वास्तव में ये प्रूव कर दिया कि वो आपकी बहू नहीं आपकी बेटी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी आपको अपने माता पिता नहीं समझे। वो कभी भी ये नहीं समझेगी आप सास ससुर हो, हमेशा माता पिता की तरह समझे। क्यों हम अलग नियम बना देते हैं कि बेटी घर में ये नहीं पहन सकती, उसको ऐसा खाना है, ऐसा उठना है, ऐसा करना है? क्यों भाई, ऐसा क्या है? जब वो हमारे घर में आ गई, हमारे घर में आ गई, हमारी बहू बेटी की तरह बन गई, तो दोनों में फर्क कहाँ रहा? तो परिवार के अंदर हमेशा कोऑर्डिनेशन तभी होती है जब बहू अपने सास ससुर को माता पिता समझती है, सास ससुर अपने बहू को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ये पाँव छूने की जो कल्चर है सदियों पुरानी है, इसको छोड़ो। जैसे अपनी बच्ची को गले लगाते हो वैसे अपनी बहू को गले लगाइए, क्योंकि जब हम प्यार से किसी को गले लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव वेव्स जो जाती हैं वो हमारे संबंधों को बहुत सुधारती हैं। तो ये एक पारिवारिक, एक हमारी समृद्धि की नींव है कि जिस घर में सुख शांति है, बड़ों का सम्मान है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी भी निवास करती है, सभी देवता भी निवास करते हैं और परमात्मा भी हर समय वहाँ पे जो है सुख शांति की वर्षा करते हैं। संपन्नता रहती है, बीमारी नहीं आती है, समाज के अंदर जो है बहुत सम्मान रहता है उस परिवार का। जब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचते कि हम लोग जो है इसको मेंटेन करें। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि यही माता पिता हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वही हमारे भगवान हैं। आप इनकी पूरी सेवा कर लीजिए, आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसको सुना। ज़रूर कहीं ना कहीं इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कोई भी कर सकता है, अगर वो करता है तो मैं ये समझूंगा कि ये जो एक लेक्चर था, ये जो सेशन था, ये बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत यूज़फुल रहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।